चलो चैप्टर पढ़ रहे बेटा हम बगेज। चैप्टर का नाम क्या है? बगेज। अपने समझने के लिए बगेज को आप लगेज बोल सकते हो। अपने समझने के लिए बगेज को क्या बोलो? लगेज। जब हम इंटरनेशनल, यानी ऐसा समझो कि जब भी हम फ्लाइट से या शिप से ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो हम सामान लेके जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं बगेज। ठीक है, तो बगेज को देखो मैंने सिंपल वर्ड में क्या लिखा है? पर्सनल बिलोंगिंग्स। बगेज का मतलब क्या लिखा है मैंने? पर्सनल बिलोंगिंग्स। अब देखो बगेज बेटा दो टाइप के होते हैं हमारे लॉ के अकॉर्डिंग से। एक ऐसा बगेज जो मैं अपने साथ लेके आ रहा हूँ या लेके जा रहा हूँ, और एक ऐसा बगेज मैं आ चुका हूँ बाद में मंगवा रहा हूँ, या मैं अभी नहीं जा रहा बस बगेज भिजवा रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जो अपने साथ लेके आ रहा हूँ अकम्पेन्ड, और जो अपने साथ नहीं लेके आ रहा हूँ अनअकम्पेन्ड। याद रहेगा, अपने साथ लेके आ रहा हूँ अकम्पेन्ड बैगेज, और जो अपने साथ नहीं लेके आ रहा हूँ वो क्या कहलाएगा बेटा? अनअकम्पेन्ड बैगेज। अब अकम्पेन्ड बैगेज में समझना, मैंने क्या बोला? पैसेंजर अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और आपने मुंबई में कोई स्कूटी ली और अपने होम टाउन लेके जा रहे हो। तो अब उसमें दो बातें होती है, या तो मैं ट्रेन से स्कूटी भिजवा रहा हूँ, या तो मैं खुद भी जा रहा हूँ और स्कूटी भी जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब खुद के साथ लेके जा रहा हूँ तो अकम्पेन्ड बैगेज, और पहले भिजवा दी या पहले मैं चला गया और बाद में मैंने स्कूटी मंगवाई तो वो अनअकम्पेन्ड बैगेज। आई बात है समझ में? चलिए, अब इसमें बेटा ज़्यादा सेक्शन नहीं है। बगेज में सिर्फ कितने सेक्शन हैं? 77 से लेके 81, 4, ओनली 4 सेक्शन अपन को पढ़ने हैं। 77 शुरू होते ही खत्म है। एक बात मुझे बताओ, जब भी बेटा हम पूरे, जब तक अभी हमने कस्टम पढ़ा, पूरे कस्टम में टैक्स देने के लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल करते थे, बताओ उसको क्या बोलते थे? आओ बेटा, टैक्स देने के लिए टैक्स बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, वाइट, येलो और ग्रीन। तो मुझे बताओ बगेज है तो इसका भी क्या देना पड़ेगा हमें? बिल ऑफ एंट्री। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ओनर जो होगा वो अपना क्या देगा बेटा? डिक्लेरेशन। वही डिक्लेरेशन तुम्हारा क्या माना जाएगा? बिल ऑफ एंट्री। समझ में आ रहा? अच्छा, कभी इंटरनेशनल ट्रेवल किया है फ्लाइट में? इंटरनेशनल, क्या वहाँ पे जब आप जाते हो इंटरनेशनली तो वहाँ पे जो भी आपका लगेज होता है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि क्या हम लेके जा रहे हैं? डिक्लेरेशन देना पड़ता है। पता है उस कार्ड को क्या बोलते हैं? डिसएम्बार्केशन कार्ड। DISEMBARCATI, डिसएम्बार्केशन कार्ड। उस कार्ड पे हमें अपना डिक्लेरेशन देना होता है। तो वो जो कार्ड सबमिट करते हैं ना, दैट कार्ड इज नोन एज बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, लेकिन बेटा जब हम डोमेस्टिक ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे ये फीचर्स नहीं होता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दूसरी बात, जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रैवल करोगे ना तो बेटा एयरपोर्ट पे दो तरीके के कारपेट होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन। एक होता है रेड और एक होता है ग्रीन। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम राजा महाराजा हो, तुम्हारे रेड कारपेट बिछा के रख रखी है, या तुम जाओगे वो आगे आगे फैला रहा है तुम उस पर चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रेड, उसको हम कारपेट ना बोल के उसको एक नाम दिया गया है, रेड चैनल और ग्रीन चैनल। ठीक है, रेड चैनल का मतलब है जब तुम्हारे पास ड्यूटेबल आर्टिकल है तो रेड चैनल से निकलो, और जब तुम्हारे पास नॉन ड्यूटेबल आर्टिकल है तो ग्रीन चैनल से निकलो। लेकिन मान लो मैं पहली बार एयर से ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ चैनल वैनल नहीं पता, तो ऑलवेज निकलना रेड चैनल से। अगर ड्यूटेबल आर्टिकल होगा तो वो टैक्स ले लेगा, ड्यूटेबल नहीं होगा तो वो आपसे टैक्स नहीं लेगा। ड्यूटेबल होगा तो आपसे क्या ले लेगा? टैक्स, और नहीं होगा तो नहीं लेगा। लेकिन मान लो तुम्हें आइडिया नहीं था इस चैनल का और तुम ग्रीन चैनल से निकल गए, जैसे ही वहाँ पे पहुँचे सायरन बजना शुरू, ड्यूटेबल आर्टिकल बेटा खत्म, तुम और तुम्हारी आर्टिकल दोनों स्मगलिंग। तुम स्मगलर और तुम्हारी आर्टिकल स्मगलिंग। अब प्रूफ करो क्या? हाँ, सब एयरपोर्ट्स पे होता है, इंटरनेशनल पे बेटा, डोमेस्टिक पे नहीं। डोमेस्टिक पे टैक्स थोड़ी लगेगा। मैं गई हूं तो मैं ऐसे सोची, मैंने नहीं देखा है। आपने ये सब चीज़ गौर नहीं किया होगा। ऐसा तब होता है बेटा जब तुम्हारे पास कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है। पर्सनल बिलोंगिंग्स एग्जम्प्ट होती है, आगे बताऊंगा कौन कौन सी आर्टिकल एग्जम्प्ट है। समझ में आया? तो अगर आपके पास ड्यूटेबल आर्टिकल है तो रेड चैनल से, नॉन ड्यूटेबल आर्टिकल है तो ग्रीन चैनल से आप पास आउट कर सकते हो। देखो सबसे पहला सेक्शन 77 क्या लिखा हुआ है भाई? ओनर को अपना एक डिक्लेरेशन देना है, जो वो डिक्लेरेशन दे रहा है वही आपका क्या है? बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, चलो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बगेज। बगेज को अपने समझने के लिए हमने दो नाम दिया, पर्सनल बिलोंगिंग्स या लगेज। पर्सनल बिलोंगिंग्स या लगेज। अब ये बगेज दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? अकम्पेन्ड और अनअकम्पेन्ड। अकम्पेन्ड का मतलब जो अपने साथ लाया, अनअकम्पेन्ड का मतलब जो अपने साथ नहीं लेके आ रहा हूं। तो कब लेके आ रहा हूं? आने से पहले भिजवा दिया या आने के बाद मंगवा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? अब बोलोगे अमित सर एक बात बताओ, ये चैप्टर आप पढ़ाई क्यों रहे हो? बिकॉज बगेज के ऊपर टैक्स लगता है।
बगेज के ऊपर टैक्स लगता है। फिर बोलोगे अमित सर एक बात बताओ, हम यहाँ से कुछ सामान लेके जा रहे हैं उसके ऊपर भी नहीं, आगे बताऊंगा। GFA मिलता है, जनरल फ्री अलाउंस, यानी कुछ बगेज एग्जम्प्ट होता है। तो कितना एग्जम्प्ट होगा और फिर हमें कैसे प्लानिंग करके आर्टिकल लाना चाहिए वो सीखेंगे, ठीक है। मोस्ट जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो आता है ज्वेलरी के ऊपर। मोस्ट क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब वो कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 5वीं क्लास का मल्टीप्लिकेशन, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, सेक्शन 77 क्या बोल रहा है कि जो भी ओनर होगा वो क्या देगा बेटा? डिक्लेरेशन। जो भी ओनर होगा वो क्या देगा? डिक्लेरेशन। उसी डिक्लेरेशन को हम क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एंट्री। बगेज वाला नोट्स नहीं है, वेयर हाउसिंग वाला नोट्स है, उसी में तो बगेज है। सेक्शन नंबर 78। अब एक बात बताओ, आप ही सोच के बताओ, इतना कस्टम पढ़ चुके हो, आज कस्टम का लास्ट लेक्चर है, आप मुझे बताओ आपके हिसाब से रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का लेना चाहिए? जिस दिन आया, जिस दिन बोलो अच्छा 77 को पढ़ के फिर बोलो। 77 में तुम क्या फाइल करो? अब हमने क्या बोला, 77 में जो हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो तो हमारा बिल ऑफ एंट्री है ना, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जिस दिन आपने 77 में डिक्लेरेशन दिया तो 78 में क्या बोल रहा है, उसी दिन का क्या लेना है? टैक्स। समझा? तो जो हमारा डिक्लेरेशन है वही क्या है? हमारा बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, भाई मान लेते हैं मेरा कोई अनअकम्पेन्ड बैगेज है, UCB है, ठीक है। मैं इंडिया में 17 फरवरी को आ गया, मेरी बैगेज आई इंडिया में 18 फरवरी को, ठीक है। मैंने डिक्लेरेशन फाइल किया 19 फरवरी को, तो टैक्स रेट भी कब का लेना है? 19 फरवरी का। जब मैं आया, जब बैगेज आया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बता तूने डिक्लेरेशन कब फाइल किया? जिस दिन तूने डिक्लेरेशन फाइल किया उसी दिन का क्या लेना है? रेट लेना है। तो देखो 2 सेक्शन याद हो गए, 77 में डिक्लेरेशन फाइल कर और 78 में जिस दिन तूने डिक्लेरेशन फाइल किया उस दिन का रेट, खत्म। इसके आगे कुछ नहीं, याद रहेगा। अब बताओ, ये दोनों सेक्शन आपके लिए अब यूजलेस हो जाएगा। पता है क्यों? हमने 77 पढ़ लिया और 78 पढ़ लिया। पता है बैगेज का रेट ही फिक्स है बेटा, बैगेज का रेट फिक्स है। रेट कितना फिक्स है? 35% टैक्स लगता है बैगेज के ऊपर और प्लस 10% का भाई SWS। बताओ 35 का 10% कितना होगा? 3.5, तो 38.5%, खत्म। ये बैगेज का रेट है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या हमने इससे पहले किसी चैप्टर में रेट पढ़ा? मैंने सीधा क्या बोला, क्या देख लेना? कस्टम टैरिफ एक्ट देख लेना, ठीक है। वहां पे हमने कोई रेट की बात की नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? 35% का रेट है और 10% का SWS, सीधा 38.5% क्या लगता है बेटा? बैगेज का टैक्स रेट है। दिक्कत? तो अब मुझे बताओ, क्या 78 में वो डेट वाला प्रोविजन याद रखने की जरूरत है? यूजलेस हो गया ना मेरे लिए। अब तो रेट ही क्या है बेटा इसका? फिक्स 35%। क्लियर है? चलो 79 सेक्शन देखो क्या लिखा, बोनाफाइड बैगेज। आप बताओ पहले, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर डिक्लेरेशन दी है, वही तो बोनाफाइड होगा। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर मेरा है, मेरे पास सबूत होना चाहिए ना। क्या होगा? मार्कर का इनवॉइस। अगर इनवॉइस मैंने दिखा दिया तो ये मार्कर बोनाफाइड है, मतलब मेरा ही है। करेक्ट है? इसी तरीके से जो बैगेज हम लेके आते हैं, बोनाफाइड कब कहलाएगा? आप मुझे बताओ। बोनाफाइड कहलाने के लिए सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन। उसके बाद वो बैगेज तुम्हारा होना चाहिए या फिर तुम्हारे फैमिली के यूज के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो यश USA गया, अब USA में उसको एक लैपटॉप पसंद आ गया, तो अपने लिए भी ले लिया और अपने भाई के लिए भी ले लिया। करेक्ट है? तो बेटा अपने लिए लिया, उसका डिक्लेरेशन दिया, भाई के लिए लिया, वो भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना, तभी तो वो पर्सनल बिलोंगिंग में मानी जाएगी। अदरवाइज उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम? टैक्स। आ रही है बातें समझ में? आगे पढ़ाऊंगा। लैपटॉप एग्जम्प्ट होता है लाना, लैपटॉप अगर आप इंपोर्ट करते हो तो वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो देखो वहां पे मैंने सीधा क्या लिखा है, बोनाफाइड बैगेज का मतलब क्या होता है? गुड्स यूज्ड बाय पैसेंजर फॉर प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड इट इज यूज्ड बाय द पैसेंजर और हिज फैमिली और रिलेटिव। तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ बोनाफाइड बैगेज। ठीक है? उसमें एक चीज आप अटैच कर दो, प्लस डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 77 ऐड कर दो, प्लस डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 77, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 77। समझ में आया नहीं आया? चलो फटाफट बताओ। 77 क्या बोलता है? डिक्लेरेशन देना है। 78 क्या बोलता है?
जिस दिन डिक्लेरेशन दिया उस दिन का रेट लेना है। और 79 क्या बोलता है, बोनाफाइड बैगेज। 3 कंडीशन, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा प्रिस्क्राइब्ड टाइम के लिए होना चाहिए, और तीसरा खुद के लिए, फैमिली के लिए और रिलेटिव के लिए। तुम क्या बोलेंगे, इट्स अ बोनाफाइड बैगेज। याद रहेगा। चलो, कितने टाइप के बैगेज होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, अकम्पेन्ड और अनअकम्पेन्ड। अकम्पेन्ड का मतलब जो साथ लाया, अनअकम्पेन्ड का मतलब जो साथ नहीं लाया। करेक्ट है। चलो अब देखो बेटा, सेक्शन नंबर 80 बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और मजेदार भी है। ये सेक्शन क्या बोलता है, आपके बैगेज को टेम्परेरी डिटेन कर लिया जाएगा। आपके बैगेज को टेम्परेरी डिटेन कर लिया जाएगा कस्टम पोर्ट पे। फॉर एग्जांपल, चिन्मय मान लो साउथ अफ्रीका का, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में बेटा ड्रग्स का कंजम्पशन अलाउड है, लेकिन इंडिया में नॉट अलाउड। अब ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आ रहा है घूमने के लिए, अपने साथ ड्रग्स लेके आ गया, ठीक है। कस्टम पोर्ट पे रोक लिया। कस्टम पोर्ट पे रोक लिया तो क्या इसको गिरफ्तार कर लेंगे कि भाई तू ड्रग्स क्यों लेके आ रहा है? नहीं सर, इनकी कंट्री में अलाउड है, हमारी कंट्री में प्रोहिबिटेड है ना। तो चिन्मय को क्या बोला, चिन्मय भाई सुनो, आपकी कंट्री में ड्रग्स अलाउड है लेकिन हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है, हम आपको इंडिया के अंदर नहीं ले जाने देंगे, ठीक है। तो इसने बोला सर फिर मैं करूं क्या इसका? तो बोला ठीक है, आप एक काम करो, ये ड्रग्स हमारी कस्टडी में आप रख दीजिए, ये ड्रग्स आप हमारी कस्टडी में रख दीजिए, जब आप रिटर्न करने लगेंगे हम आपको वापस कर देंगे। इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिटेंशन, ठीक है। लेकिन मान लो चिन्मय जाने टाइम में भूल गया, तो अब क्या होगा, किसी रिलेटिव के थ्रू आप मंगवा लो। आपका अगर कोई रिलेटिव इंडिया में ट्रेवल कर रहा है उसके थ्रू, अगर वो भी नहीं है तो ठीक है, हम आपके एम्बेसी के हवाले कर देंगे, आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए। आ रही है बातें समझ में, कोई डाउट? तो इल्लीगल है, उसको उनकी कंट्री के लिए नहीं है ना, हम अपनी कंट्री की बात थोड़ी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका उनकी कंट्री के लिए नहीं है, उनकी कंट्री में अलाउड है, तो उनकी कंट्री, यही बोला गया 80 में कि अगर आपकी कंट्री में कोई आर्टिकल का यूज अलाउड है लेकिन हमारी कंट्री में उस आर्टिकल का यूज अलाउड नहीं है, और आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो हम उस आर्टिकल को इंडिया में ले जाने नहीं देंगे। टेम्परेरी पीरियड के लिए हम उसको कस्टम पोर्ट पर ही रोक लेंगे, जब आप जाने लगना तो हमसे वो आर्टिकल कलेक्ट करके ले जाना। हम यहाँ पे आपको स्मगलर नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं टेम्परेरी हम आपके आर्टिकल को डिटेन कर लेंगे फॉर द टाइम भी। आई बातें समझ में? देखो क्या लिखा है, वेयर पैसेंजर ब्रिंग एनी बैगेज विच इज ड्यूटेबल गुड्स और प्रोहिबिटेड गुड्स and made a proper declaration, then the proper officer at the request of the passenger shall detain the article and return the same to the passenger when he leaves the India. Clear? चलो 81 देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इसके रिगार्डिंग क्या बना देगा, रूल्स बना दिए बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स 2016 में, बैगेज रूल्स। मैंने जो रूल पढ़ा था वो 1998 का रूल पढ़ा था, और आप जो पढ़ रहे हो वो 2016 का रूल पढ़ रहे हैं। आई बातें समझ में? सेक्शन सारे कंप्लीट हो गए। कितने सेक्शन थे? 77 से 81। पहले फटाफट से सेक्शन रिकैप कर लेते हैं। 77 क्या बोलता है कि भाई ओनर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। 78 क्या बोलता है, जिस दिन तूने डिक्लेरेशन दिया उसी दिन का रेट लगेगा, टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। 79 क्या बोलता है, बोनाफाइड बैगेज, 3 कंडीशन, पहला 77 वाला डिक्लेरेशन होना चाहिए, 78 के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दो, देन आपका वो गुड्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम के लिए होना चाहिए, और तीसरा फैमिली के लिए, खुद के लिए या रिलेटिव के लिए होना चाहिए। सेक्शन 80 क्या बोलता है, अगर कोई आर्टिकल आप आउटसाइड इंडिया से लेके आ रहे हो जो इंडिया में प्रोहिबिटेड है एंड ड्यूटेबल है, तो हम आपकी आर्टिकल को कुछ पीरियड के लिए कस्टम पोर्ट पे क्या कर लेंगे, डिटेन, जब आप जाने लगोगे हम आपको वापस कर देंगे। और 81 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बैगेज के क्या बना सकती है, रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 81 का इस्तेमाल करके क्या बना दिया, बैगेज का रूल बना दिया। क्या बना दिया, बैगेज का रूल। पढ़े हम बैगेज का रूल, लेकिन रूल पढ़ने से पहले नीचे देखो बैगेज का रेट लिख दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को बहुत बार मैंने एक बात समझा रखी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ रेट एंड इफेक्टिव रेट। टैरिफ रेट जो लॉ में लिखा हुआ है, और जब उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लाइक सरचार्ज लग जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाता है, SWS लग जाता है, तो वो इफेक्टिव रेट हो जाता है। तो अगर आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द टैरिफ रेट ऑफ बैगेज, तो 35 पे टिक लगाना, और अगर पूछे व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ बैगेज तो 38.5। देखो मैंने आपके नोट्स में लिख दिया है, दोनों लिखा हुआ है। 35% प्लस कौन से डिजाइन, नहीं वो थोड़ा 36 लिख गया था इसलिए। 35% प्लस SWS, इफेक्टिव रेट कितना बेटा, 38.5%।
ठीक है। चलिए अब हम बगेज के रूल सीखने वाले, एक एक रूल धीरे धीरे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला रूल देखो बगेज का क्या है। एग्जम्प्टेड बगेज कौन सा है? अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हो और आप लैपटॉप लेके आ रहे हो या पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट का मतलब पर्सनल बिलोंगिंग्स, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, पहला एग्जाम्पशन सीख गए। लैपटॉप कब? 18 से अबव। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड पीसी? पूरा वो डब्बा वो पीसी है, ठीक है। अब वो सूटकेस लैपटॉप है। तो एग्जाम्प्ट किसको मिला है? डब्बा को एग्जाम्प्ट नहीं है बेटा, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया से तुम पीसी लेके आ गए, टैक्स भरो, चाहे तुम 18 के एज के हो या कोई भी एज के हो। लेकिन लैपटॉप लेके आ गए तो एग्जाम्प्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए अब यहाँ पे देखो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा रूल? बगेज रूल 2016। रूल को पढ़ने के लिए 4 डेफिनेशन पहले हमें समझना है। पहला डेफिनेशन देखो फैमिली का लिखा हुआ है, ठीक है, और जरा बताना फैमिली में वो किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ, फैमिली इंक्लूड्स ऑल पर्सन, ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। हु आर रिजाइडिंग इन द सेम हाउस, ठीक है, एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट। क्या समझा इसका मतलब? आप, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे। आपके मम्मी पापा, आपके भाई, मम्मी पापा किधर गए? भाई बहन किधर गए? आपके घर वाले, आपके बाहर वाले। अच्छा मुझे बताओ, मेरे घर में मेरा नौकर भी है, हाँ? मेरे घर में मेरा नौकर भी है, नहीं, बस क्या वो रिलेटिव होगा, फैमिली होगा? नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि वो सेम डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट नहीं है। वाइफ सर की गर्लफ्रेंड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो फैमिली इंक्लूड्स, मम्मी पापा आएंगे इसमें, यस, तो और भाई बहन। आप सब आएंगे भाई, सेम डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट। अरे एक ही ओह, तो देखो क्या लिखा हुआ, फैमिली इंक्लूड्स ऑल पर्सन हु आर रिजाइडिंग इन द सेम। अच्छा सिबलिंग्स आएंगे, सिबलिंग्स, यस, सब आएंगे, उनको अलग मत करना, मार डालेंगे वो। मैटर में समझा नहीं समझा? कौन नहीं आएगा? मैटर में बाहर वाले नहीं आएंगे भाई। एक बात मुझे बताओ, मेरे दादा, उनके 3 बेटे, डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट हुआ ना भाई? हाँ, सब। अब 3 बेटे, उनके बेटे सब आएंगे ना। सर बुआ, और फिर उनके पति 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 तो डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट हो गए ना भाई सबके। सर मामा, काका मामा मामा, हाँ मामा, हाँ, मामा भी मामा क्यों आएंगे भाई? मामा डोमेस्टिक, मैटर में पहला हाँ, ओ बेटा पेरेंट तक ही रहो। बोले इतनी बातें समझ में आ गई? सौते भी। अब आ जाओ इन्फेंट। इसका मतलब तो समझते हो ना, इन्फेंट कौन होता है? सर आतिश बेबी। चाइल्ड नॉट मोर देन 2 years। 2 years, 2 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्फेंट। रेजिडेंट मीन्स अ पर्सन होल्डिंग अ वैलिड पासपोर्ट। रेजिडेंट कब कहलाओगे? जब तुम्हारे पास पासपोर्ट होगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो यू आर नॉट अ रेजिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ठीक है। हाँ, मेरे एक्सपायर हो गए। अब आ जाओ टूरिस्ट, ये बहुत मजेदार डेफिनेशन है बेटा। टूरिस्ट, टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया, बेस्ट, ठीक है, who enters into India for a stay of not more than 6 months in the course of 12 month। पिछले 12 महीने में अगर तुम 6 महीने तक के लिए इंडिया में रहे हो तो टूरिस्ट हो। 6 महीने से ज़्यादा रह गए, टूरिस्ट की डेफिनेशन से बाहर हो। 6 महीने लगातार है 6 महीने, 12 में 6 महीने। अब 6 महीने कैजुअल बोल रखा है ना उन्होंने, तो कुछ भी हो सकता है। 12 में तो 1 महीना ऑफिस समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। IPL कितने महीने चलती है? ओनली 3 महीने, 3 महीने, ठीक है। तो वो लोग टूरिस्ट के डेफिनेशन में आएंगे। IPL खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं वो किसके डेफिनेशन में आएंगे? टूरिस्ट की डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन मान लो रिकी पॉन्टिंग इंडिया आया, ताजमहल देखने में इतना मुग्ध हो गया कि 7 महीने तक ताजमहल निहारता ही रहा, क्या हो गया वो? रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। आगे आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस। याद रखिएगा, लीगल पर्पस के लिए आना, ऐसा नहीं कि बमबारी पूरा बम बारूद लेके आओगे। समझा नहीं समझा? आज ये एग्जाम्पल के तौर पे बेटा देखो, मैंने टूरिज्म दे रखा है, रिक्रिएशन दे रखा है, हेल्थ के लिए दे रखा है, स्पोर्ट्स, स्टडी, इन सब के लिए आप इंडिया में आ रहे हो तो आप क्या कहलाओगे बेटा? टूरिस्ट। एक्टिविटी कोई भी, समझा? गार्डन में घूमना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, पर्सनल इफेक्ट मींस थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग डेली नेसेसिटी बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। ज्वेलरी देखते ही डिपार्टमेंट के कान खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना ज्वेलरी के ऊपर तो हमें टैक्स लेना। देखो इनकम टैक्स में भी ज्वेलरी कवर्ड है, याद है? कौन से चैप्टर में था? इतना थोड़ी याद है। चैप्टर अदर ज्वेलरी कौन से चैप्टर में था?
वेरी गुड। कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन में और गिफ्ट याद है, दोनों जगह पे ज्वेलरी को इंक्लूड कर रखा था, टैक्स लगेगा। स्टॉक इन ट्रेड में क्या तो पीछे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अभी बताता हूँ ना पहन के आने का, आगे रूल पढ़ाता हूँ फिर दिखाता हूँ कैसे पहन के आने। पर्टिकुलर लिमिट तक ही अलाउड है। अब आ जाओ बेटा, रूल नंबर 3 पढ़ रहे। पहला GFA वहाँ पे लिखा हुआ है, फुल फॉर्म लिख लो, जनरल फ्री अलाउंस। GFA का मतलब क्या होता है? जनरल फ्री अलाउंस। अब देखो रूल 3 तब लगाना जब आर्टिकल कहाँ से आ रही है? GFA फॉर पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार। बिकॉज यहाँ पे इंडियन करेंसी चल जाती है, लैंड रूट से आर्टिकल आ सकती है। पाकिस्तान बेटा एक्सक्लूडेड है, पहले था पाकिस्तान, 2016 के रूल में पाकिस्तान हटा दिया। पहले 4 कंट्री थे, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अभी हटा दिया, खत्म, सबको हटा दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अलग अलग चित्रहार आपको दिख रहा है। पहला क्या लिखा हुआ है? इन्फेंट, ठीक है। अब देखो P का मतलब पर्सनल इफेक्ट, एक बार लिख लो याद रहेगा, P पर्सनल इफेक्ट्स। मैंने लिखा है पहले। ट्रैवलर्स, और वो है अदर आर्टिकल, वो है क्या शॉर्ट फॉर्म में? तो बेटा मुझसे कोई नहीं हाथ मिला सकता। ट्रैवलर्स ऑन द स्पॉट शॉर्ट फॉर्म बन जाती है मेरे से, किसी भी सेंटेंस का बोलो। ध्यान से बेटा, इन्फेंट, इन्फेंट में मैंने क्या बोला? बाबू। 3 चीज़ें। इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम्प्ट होगी? तो देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट। क्या होगा? इन नालायकों का पर्सनल इफेक्ट, ठीक है, एग्जाम्प्ट। लेकिन ट्रैवलर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया बेटा। ट्रैवलर्स मतलब बेटा इनके मतलब बेसिक नेसेसिटी की चीज़, लाइक वो ट्रॉली होता है ना, वो एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। अरे वो बच्चे को घुमाने के लिए नहीं होता, वो उनका कार, डायपर कट कब से ट्रॉली में आने लगा नालायक? डायपर तो पर्सनल इफेक्ट में आएगा ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, इनकी कोई अदर आर्टिकल होगी क्या? नहीं। क्या होगी अदर आर्टिकल? दूध का बोतल। अरे नालायक, वो तो पर्सनल इफेक्ट में आ गया ना भाई। चलो इन्फेंट समझ में आ गया। अब आ जा बेटा, टूरिस्ट अदर देन इन्फेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पर्सनल इफेक्ट एग्जाम, टूरिस्ट वाला एग्जाम, अदर आर्टिकल सिर्फ कितना एग्जाम? 15,000। याद बस इतना रखो, टूरिस्ट का ही याद रखना है, इन्फेंट वाला याद ही नहीं रखना, ठीक है। सिर्फ कितना एग्जाम मिलेगा? 15,000। लेकिन तू कहाँ से आ रहा है? अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, सीधा याद रखो। अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार से जनरल मैक्सिमम GFA कितना है? 15,000, बस इतना याद रखो। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इंडियन रेजिडेंट, फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है? इंडियन रेजिडेंट, फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब एक तो इंडियन रेजिडेंट हो गया, दूसरा कौन? एक फिरंगी जो रह कहाँ रहा है? इंडिया में। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? टूरिस्ट, लेकिन हो आप कहाँ के बेटा? इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, मतलब NRI। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? टूरिस्ट हो लेकिन आप हो कहाँ के? इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो। इंडियन ओरिजिन का पर्सन कौन होता है? जिसकी बॉर्निंग अनडिवाइडेड इंडिया में हुई है। तो लॉमेकर क्या बोल रहा है? इन तीनों के लिए देखो क्या है, एग्जम्पशन है। पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्ट होगा, ट्रैवलर्स एग्जम्प्ट होगा, अदर आर्टिकल 50,000। अब सीधा रट्टा मार लो बेटा। अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, टूरिस्ट 15,000 एग्जाम, इंडियन ओरिजिन का बंदा 50,000 एग्जाम, खत्म। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आगे, ठीक है। अब 3 कॉलम बनाओ फटाफट। इन्फेंट एग्जाम, ठीक है, सिर्फ ट्रैवलर वाला टैक्सेबल, और चाहे इसके लिए टूरिस्ट के लिए 15,000 एग्जाम GFA, और अदर देन टूरिस्ट के लिए 50,000, खत्म। ये था रूल नंबर 3। रूल 4 बहुत सिंपल है। नेपाल, भूटान और म्यांमार, नेपाल, भूटान और म्यांमार, सीधा बेटा इनको GFA मिलता है 15,000। सीधा GFA कितना मिलता है? 15,000। डायरेक्टली इनका GFA याद रखो कितना मिलेगा? 15,000। समझा? अब देखो जरा कॉलम्स देख लो एक बार। पर्सनल इफेक्ट इन्फेंट का भी एग्जाम्प्ट है, टूरिस्ट का भी एग्जाम्प्ट है, इंडियन पैसेंजर का भी एग्जाम्प्ट है। फिर हमने ट्रैवलर्स
टूरिस्ट का, इन्फेंट का टैक्सेबल है, टूरिस्ट का भी टैक्सेबल है, अदर आर्टिकल इन्फेंट के भी टैक्सेबल है, टूरिस्ट के भी टैक्सेबल है। पैसेंजर ठीक है, लैंड रूट। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो रूल 4 में सिर्फ कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 15,000। रूल 3 में 2 लिमिट, 15,000 फॉर फिरंगीज मतलब टूरिस्ट के लिए और 50,000 फॉर इंडियन ओरिजिन के पर्सन के लिए। याद रहेगा? पक्का? चलिए अब आते हैं बेटा, अब जो वर्ड बोल रहा हूं ध्यान सुनना, क्वेश्चन यहां पे आएगा आपको रूल 5 पे, ठीक है? लेकिन ध्यान से, रूल 5 तेरा तब लगेगा जब तेरा मिनिमम स्टे इन अब्रॉड 1 ईयर होना चाहिए। लिख लो वहां पे, मिनिमम स्टे इन अब्रॉड कितना होना चाहिए? 1 ईयर, तभी रूल 5 लगेगा, अदरवाइज रूल 5 नहीं लगेगा। लिखा हुआ है मिनिमम स्टे इन अब्रॉड मोर देन 1 ईयर, 1 साल का कम से कम आपका स्टे होना चाहिए। वैसे मैंने लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना, पैसेंजर हैव टू स्टे अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ही बेटा आपको रूल 5 मिलेगा। अब ध्यान से बेटा, रूल 5 में क्या बोल रहा हूं सुनो। रूल 5 बेटा इन एडिशन टू 3 और 4 है। रूल 5 इन एडिशन टू 3 एंड 4 है। कहने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, देखो यश मान लो यूएसए गया और यूएसए से वो इंडिया आ रहा है, ठीक है? तो बेटा यश पहले क्या है? पर्सन है, इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आएगा, तो इसके ऊपर 3 और 4 लगेगा। 3 कब लगेगा? जब अदर देन म्यांमार, भूटान और तीसरा क्या था? ज्वेलरी नहीं, म्यांमार, भूटान और नेपाल, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है? तो रूल 3 लग जाएगा, और उसके इस कंट्री से आएगा तो रूल 4 लगेगा। तो इंडिविजुअल है वो, तो 3 और 4 तो मिलेगा, यानी 15,000 या 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर मान लो यस अपने साथ ज्वेलरी लेके आ रहा है, ठीक है, तो रूल 5 इन एडिशन है। लेकिन रूल 5 का बेनिफिट यस तब ले पाएगा जब इसका आउटसाइड इंडिया में स्टे कम से कम कितना हुआ था? 1 साल। 1 साल का स्टे होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, ठीक है? अब अगर वो आउटसाइड इंडिया से मान लो यश यहाँ से CS क्वालिफाई किया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में जाके जॉब किया, 30-35 साल तक जॉब किया, बहुत पैसे कमा लिया, बोला नहीं अब फैमिली के साथ अपना इंडिया में ही बिजनेस करूंगा, अब आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ से साथ में ज्वेलरी भी खरीदा था, वहाँ पे गोल्ड वगैरह कुछ खरीदा था, लेके आ रहा है, ठीक है? अब कितना एग्जम्प्ट होगा समझो। अब मुझे बताओ, यस गया था 25 की एज में, वापस आ रहा है 40 की एज में, मतलब 1 साल से ज़्यादा रहा, ठीक है? अब क्या होगा बेटा? ज्वेलरी उसका एग्जम्प्ट होगा, कितना? देखो कितना एग्जम्प्ट लिखा हुआ है। अगर आप जेंटलमैन पैसेंजर हो, ठीक है, तो 20 ग्राम्स, मैक्सिमम वेट कितना? 50,000, और लेडी पैसेंजर हो तो 40 ग्राम्स, मैक्सिमम वेट कितना, सॉरी अमाउंट कितना? 1 लाख, वेट कितना? 40 ग्राम्स, और अमाउंट कितना? 1 लाख। बस ये कंसेप्ट बेटा अब तुम्हें समझना है। इससे ज़्यादा लाया तो पूरा टैक्स होगा। इससे ज़्यादा लाया तो टैक्स नहीं, बताता हूँ वही कंसेप्ट, बस ये इक्वेशन तुम्हें अब समझना है। कैलकुलेशन समझ में आ गया बेटर, नहीं समझ में आया मोर देन बेटर, ठीक है? अब बेटा मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, सुनना। बाय अमित माथुर, JGD, जय गुरुदेव। चलो बेटा, साक्षी हो सके इसमें लास्ट का पेज खाली है क्या? हमारे पास है चिपका इधर भी लिखोगे ना तो हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हो सके तो कर लेना। चलो पहला नाम लिखते हैं अपन का चीनू का, ये है ना अपना मिस्टर चीनू। जगह है ना लास्ट पेज पे। हाँ कर दो, फिर जिधर जगह उधर ही दिखा दो। काम का आदमी है। मिस्टर चीनू, तो पहले इधर का। ये बेटा 18 ग्राम ज्वेलरी लेके आ रहा है, ठीक है? वैल्यू 53,000 है। क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में करूंगा बेटा। वैल्यू कितनी है? 53। चलिए शुरू हो जाओ। पहले बताओ मिस्टर चीनू है कौन? इंडिविजुअल बॉय है, करेक्ट है। अब एक बात बताओ, कितने ग्राम ज्वेलरी लेके आ रहा है? पहले लिमिट लिखते बेटा। हमारा लॉ क्या है? मैन के लिए और वुमेन के लिए। लॉ बताओ पहले, लॉ क्या है? 20 ग्राम एंड 50,000 का कॉस्ट, यही लॉ है हमारा। अच्छा, वुमेन के लिए 40 ग्राम एंड 1 लाख का कॉस्ट, यही है ना? चलिए बताइए चीनू कितना लेके आ रहा है? 18। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? यस। अमाउंट कितनी है? कंडीशन डिससेटिस्फाइड ना, सिर्फ एग्जाम्प्ट कितना होगा? तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे?
सर 53 में से इसका 50 एग्जम्प्ट कर देंगे, बैलेंस बचेगा 3000, इसके ऊपर कितना 38.5, 35% का टैक्स और 10% का SWS, तो सीधा 38.5%। बताओ कितना आया? ऐसा करना है। यस 40% हाँ 3000 रुपये। कितना आया निकालो ना। 1155 1155 इतना टैक्स देना पड़ेगा चीनू को। इतना है बस है। बस ऐसे ही आता है इसमें। बस यही तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वाह। रोशनी समझा? पक्का समझ में आया? एक ही क्वेश्चन। हाँ 1 नंबर। अब क्या चाहिए? एक नंबर नहीं इस चैप्टर से बेटा 2-3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। 100 नंबर का पेपर है, एक एक नंबर हमारे लिए एकदम वरदान के बराबर है, ठीक है। जो ही मिल जाए ना, पता 1 नंबर की अहमियत उससे पूछो जो 99 पे रुका है। जन्नत है उसके लिए वो 1 नंबर है। 39 से नए बोल दो। सर 39 और 11199 और 1 नंबर की अहमियत उससे पूछो जो .400 पे आके रुका। सोचो 1 कमाता तो 199, ठीक है। सर 290 चलो 390 अब दूसरा एग्जाम्पल बेटा। 405 सर डराओ मत ऐसे। आती से स्पेलिंग तुम्हारा सही है ना? H हाँ साक्षी ध्यान से। अब आतिश देखो बेटा क्या कर रहा है, ये 22 ग्राम लेके आ रहा है और कॉस्ट 48,000। चलो सोचो दिमाग लगाओ। सर 2 ग्राम पे लगेगा 48। ओ बेटा इसका अमाउंट का क्राइटेरिया फुलफिल है, फंस कर रहा है ये, लेकिन हमारा एग्जाम्प्ट कितना होगा ओनली, तो बेटा इसकी वैल्यू निकाल। ये 22 ग्राम का वैल्यू है ना, 20 ग्राम की वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे बेटा? 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 22 कितना है जल्दी बताओ। 43 636 फ्रैक्शन छोड़ दो, कितना आया पक्का? अब इसका एग्जाम्प्ट कितना होगा? ओनली इतना, ओनली इतना एग्जाम्प्ट होगा भाई। 20 ग्राम तक ही एग्जाम्प्ट है ना। एग्जाम्प्ट कितना होगा बताओ? कितने की आर्टिकल लेके आया वो? 48। एग्जाम्प्ट कितना? 43,636। बताओ कितना आया अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर? 4364। ये है ना, इसके ऊपर 38.5%। बेटा रोशनी दिमाग में गया या नहीं? समझा मैंने कैसे निकाला भाई? 20 ग्राम तक ही लॉ है ना, तो अपन ने 20 ग्राम ही एग्जाम्प्ट करना है ना। 1680.14 1680.4 हटा दो। नहीं लेगा डॉलर। चलो अब मिस्टर यश, क्या बस हो गया? सर समझ गया ऐसे नहीं समझा? हम क्या यश लेके आ रहा है बेटा फिर में देख लेंगे सॉल्व करेंगे तो कैसे भी सर में जाएंगे ऐसे नहीं बोला मिस्टर यश 20 ग्राम 50,000। हो गया पूरा एग्जाम पूरा एग्जाम कुछ होगा क्या? नील 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 नील, समझा? 20 ग्राम लेके आ रहा हो ना, 50,000। मार्क्स के लेके आया। कांटे पे पास इसमें बेटा एक बहुत मस्त तरीका है। देखना क्या है चलो अब एक क्वेश्चन बेटा गर्ल्स के लिए। सर थैंक यू हो गया आपका बॉयज अपने लिए साक्षी नहीं सर, है। यही तो नाम है। सर मुस्लिम बनाने उसको एच निकालो। एच निकालू। साक्षी साक्षी। साक्षी सर साक्षी ओ माय गॉड। यही है ना। हाँ प्रेस अब आजा बेटा, अब इसका आंसर यही नालायक निकाल के बताएगी। 45 ग्राम 1,12,500। जल्दी बताओ टैक्सेबल अमाउंट। इजी 45 ग्राम 1,12,500। इसने तो दोनों लॉ तोड़ दिए। 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स तक का था,
वो भी एक्सीड, पैसा भी एक्सीड। ठीक है, तो अब बताओ कैसे करोगे सर? 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 45, बताओ कितना आया? 1 लाख एग्जैक्ट। कुछ तो झोल किया ना लाए। सर रुको, 45 है ना, 1 लाख ही है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ वैल्यू कितनी भाई? 1,12,500, एग्जाम्प्ट कितना? 1 लाख, टैक्सेबल कितना? 12,500, 38.5% निकाल देना। 48,125 हाँ 0.5, अच्छा 2 ही रहने दो। आ गया समझ में? अभी दिक्कत नहीं है ना? ये क्वेश्चन बेटा आ जाए बस 2, तुम्हारी चांदी ही चांदी है। बस एक पढ़ने वाला जोरदार यही था। अरे अभी 2 रूल बाकी है, सर वो बाद में कर सकते हैं। बाद में कर सकते हैं। वेरी गुड। और ये बाद कब आएगा? 12,500 तो नहीं कर सकते सर, 12,500 पे तो किया डायरेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, कैलकुलेशन वो तो चलो संजोग से 1 लाख आ गया। आप मल्टीप्लाई उल्टा करते हो, क्या उल्टा करता हूँ? इंटू 45 डिवाइड बाय 40 होना चाहिए। नहीं करूँगा। अरे हाँ, अरे देखो 40% बचे तो ऊपर 40% ही आता है। खराब है। कैलसियम अब मैं बताता हूँ। कल ना, हाँ कल एक कैलकुलेशन किया मैंने बोर्ड पे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे किया? जीए भी निकाल रहा था। ठीक है, तो 12 महीने का दे रखा था, मैंने बोला उसका 10 महीने का निकालना है, तो मैंने कैलकुलेशन ऐसे किया 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, पहले ऐसे किया। और जब मैंने दोबारा कैलकुलेशन निकाला ना तो बेटा मैंने ऐसे कर दिया 200 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो वही होगा ना। किया। अब एक बच्चा क्या बोलता है? सर गलत। ठीक है, मुझे तो नहीं समझाई क्या किया आपने। फिर मैंने बोला अच्छा 1 मिनट, यहाँ से इसको मिटाया, इधर भी मिटाया, अब बोला 200 इंटू 10 डिवाइड बाय 12। हाँ सर अभी समझा। टाइम पास करो ना लायक। मजा आता है, काम लेते हैं। क्लियर? बताओ रूल 5 समझ में आ गया? चलिए अब आ जा बेटा रूल 6। अगेन बेटा रूल 6 जो है ना, इन एडिशन टू 3, 4, 5, इन एडिशन टू 3, 4, 5। अब देखो ये रूल आपके लिए है बेटा। जब कोई मान लो सीएस बन गए, आउट से इंडिया चले गए जॉब करने के लिए, तो देखो अब आपके लिए बेनिफिट क्या है। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। मतलब क्या भाई, रह रहा था मैं वहाँ, अब कहाँ आ रहा हूँ? इंडिया आ रहा हूँ। तो एक बात मुझे बताओ, जब वहाँ रहोगे तो पर्सनल इफेक्ट बहुत सारी होगी, कार वार भी खरीद रखे होंगे, ज्वेलरी भी होंगी, सब साथ में लेके आओगे, उसके लिए एग्जम्पशन है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। अगर तुम्हारा वहाँ पे स्टे कितना है? 3 महीना और अप टू 6 मंथ तक, तो पर्सनल इफेक्ट और अदर आर्टिकल तो पूरा एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, सब मिला के सिर्फ 60,000 एग्जम्प्ट है बेटा। क्या लेके? लेकिन इंडियन पैसेंजर होनी चाहिए आप, इंडियन पैसेंजर, मतलब इंडिया के पैसेंजर होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर 6 महीने से ज़्यादा स्टे है अप टू 1 ईयर तक, सब मिला के कितना एग्जाम? 1 लाख। अगेन कंडीशन क्या है? यू मस्ट बी इंडियन पैसेंजर। समझा? आगे देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा लेकिन अप टू 2 ईयर्स तक, पिछले 2 साल में कम से कम 1 साल, तो 2 लाख एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है बेटा, अगर तुम पिछले 2 साल में अपनी इंडिया में फैमिली से मिलने के लिए आए थे, ठीक है, और आए थे तो कुछ ना कुछ लाए होंगे, तो उन 2 सालों में आपने जीएफए क्लेम ना कर रखा हो। अगर तुमने क्लेम कर रखा है, जैसे मान लो पिछले 2 साल में मैंने 1 लाख का ऑलरेडी जीएफए क्लेम कर रखा था, तो अब माइनस कितना होगा? ओनली 1 लाख। लिमिट कितनी है? 2 लाख की। पहले जो भी क्लेम कर रखा था वो हम एडजस्ट कर देंगे। समझा मैंने क्या बोला भाई? मैक्सिमम लिमिट ही कितनी है? 2 लाख। अब पिछले 2 साल में फैमिली से मिलने आया, तो बोला आए होगे तो जितना आपने सेट ऑफ ले लिया होगा वो खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर तुम्हारा स्टे 2 साल या उससे ज़्यादा है तो 5 लाख एग्जाम्प्ट है बेटा, सीधा 5 लाख। लेकिन कंडीशन यहाँ पे 3 है।
पहला कंडीशन, कम से कम 2 साल का स्टे होना चाहिए, और पिछले 2 साल में अगर मान लो इंडिया तुम आए थे घूमने के लिए तो GFA क्लेम ना कर रखा हो, और अगर मान लो इंडिया में तुम आए थे तो 6 महीना से ज़्यादा इंडिया में मत रुकियो, 6 महीना से ज़्यादा इंडिया में नहीं रुकना है, और अगर 6 महीना से ज़्यादा रुक रहे हो तो ठीक है, कमिश्नर से परमिशन लेके आओ, कमिश्नर अगर माफ़ कर देगा तो ठीक है। बिफोर अराइवल फॉरेन में 2 साल ना। हाँ, आई बातें समझ में? कितने रूल बताए मैंने? 2 साल से ज़्यादा कितना एग्जाम्प्ट होगा? 5 लाख। पहला कंडीशन 2 साल आउटसाइड इंडिया रहना है। उसके बाद अगर इंडिया आ रहे हो तो मैक्सिमम 6 महीना स्टे करो, 6 महीना से ज़्यादा कर रहे हो तो कमिश्नर से पूछो, ठीक है। और पहले GFA आपने ना ले रखा हो, अगर ले रखा होगा तो रिड्यूस कर देंगे 5 लाख में से। 2 लाख का GFA पहले ले लिया तो अभी GFA की लिमिट कितनी बची? ओनली 3 लाख। समझ में आ गया? पक्का? अब ध्यान से बार बार समझा रहा हूं बेटा, रूल 5 और रूल 6 इन एडिशन है। किसका? 3 and 4 का। मुझे 3 and 4 भी मिलेगा। जैसे यश को, जैसे यहाँ पे मान करते हो, चिन्मय को ज्वेलरी वाला मिला ना, कितना का GFA? 50,000 का। चिन्मय एलिजिबल है अपने दूसरे GFA के लिए भी, जो पीछे 50,000 हमने पढ़ा था या 15,000 पढ़ा था। पैसेंजर है ना वो भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके साथ हम गेम कैसे खेलते हैं। अगर जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं ना बेटा, उनके लिए मस्त रूल है ये, क्योंकि ये जो लिमिट है ना 50,000 पर पर्सन है, लिमिट जो 50,000 है वो पर पर्सन है। अब जैसे मान लो मैं अपने 7 के साथ गया, ठीक है, मैं स्पाउस 7 बच्चे, ठीक है। अब मुझे बता मेरा GFA कितना हो गया? 50 into 7। 35। लेकिन हाँ, उसमें ज़रा ध्यान से भाई, एसेट का जब बाइफर्केशन करोगे ना तो ऐसे करो ताकि कस्टम ऑफिसर को पता ना चले। अब चिन्ह मान लो मेकअप किट अपने में डाल रहा है ना, लाइक तुझे कौन सा मेकअप किट का एग्जेम्पशन मिलेगा? ठीक है, मेकअप किट कहाँ डालना है? अपनी वाइफ में। दारू डालो अपने में, ठीक है। कैटेगरी मतलब कौन से आर्टिकल कहाँ पे एग्जम्प्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? और ध्यान से बेटा, आउटसाइड इंडिया से डिश वॉशर समझते हो? बर्तन धोने वाली जो मशीन होती है वो बेटा टैक्सेबल होती है, तो वो जब लेके आओगे तो GFA कितना मिलेगा? ओनली 50,000 तक का। दूसरी बात, आउटसाइड इंडिया से जो भी आर्टिकल लेके आओगे सब पहले तुम्हें दिखाना है, और सबको ऐड करके वैल्यू निकालो, और उस वैल्यू में से सीधा 50,000 माइनस, और अगर ज्वेलरी होगा तो अलग से 50,000 और। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल आउटसाइड इंडिया से मैं VCD लेके आया, अब पुराने ज़माना का वो था ना, वो कैसेट वाली। DVD तो बेटा वो चकड़ी वाली थी, ठीक है। DVD की बात, हाँ, जो कैसेट नहीं लगता था उसकी बात कर रहा हूँ। VCR बोलते थे ना उसको। तो तुमने VCR लेके आ गया, माइक्रो ओवन लेके आ गए, ठीक है, फ्रिज लेके आ गए, ये सारी लेके आ गए, ठीक है, ज्वेलरी भी लाया, सबकी वैल्यू निकालो। अब पहले जो 3 आर्टिकल आया कौन कौन सा? VCR हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, फ्रिज हो गए, इन सबको मिला के सारी वैल्यू मिला के 50,000 माइनस। अब ज्वेलरी लेके आया 50,000 और माइनस, यानी 1 लाख का तुम्हें GFA मिल गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो दिस इज फॉर वन पर्सन ना, या एक पर्सन। 4 लोग गए तो 4 GFA क्लेम करो ना, बस अपने अपने में आर्टिकल बाइफरकेट कर लेना। तो पहले से ही पोटली बना के ले जाना, ये पापा का, ये मम्मी का, ये भाई का, ये बहन का। हाँ, वाइन बेटा ओनली 2 लीटर तक अलाउड है। ये नहीं आ सकता, वो भी सिर्फ लेके थोड़ी आ सकता है। आते हैं ना लेके। अरे वो तो एयरपोर्ट से लेके आ सकता है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। एयरपोर्ट पे दारू मिलता है। हाँ, और जैसे मान लो, अगर मान लो तुम आउटसाइड इंडिया गए, जैसे दुबई में लैपटॉप सस्ती मिलती है, अब गए पूरी फैमिली के लिए एक ले लिया, पता है करना क्या? सबका कवर उधर ही छोड़ देना, बॉक्स लाना ही मत, बॉक्स लाना ही मत, उधर ही छोड़ देना बॉक्स, सीधा खोल के लेके आना। फोन का भी वही है ना, खोल के लेके आ गए, पर्सनल इफेक्ट, और बॉक्स में लेके आ गए तो टैक्स भर बेटा। तो पूरा जुगाड़ करके बॉक्स को पूरा ओ भाई, फोन लेके आते हो, फोन हाथ में डब्बा लेके आते हैं, वो अंदर नहीं डाल सकते, डब्बा, अरे फोन का बॉक्स, वो बॉक्स नहीं लाना है, सिर्फ फोन लेके आना है, हाथ में लेके आ जाओ, टैक्स फ्री। डब्बा लेके आ गए, ठीक है, डब्बा की वजह से भरो टैक्स। हाँ, गोल्ड वैसे ही आता है, बाकी वैसे ही लेके आते हैं भाई, अगर टैक्स से बचना है तो वही करना पड़ेगा, गोल्ड इन योर बैग, नहीं तो वाट लगा देंगे वो। चेन वेन पहन के आ सकते भाई ये हैं, पॉपुलर ही बन गया भाई। ये इतना भी नहीं अलाउड है पॉपुलर जो। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब आजा बेटा, रूल नंबर 7,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो करेंसी का, बोला ठीक है करो अकॉर्डिंग टू फेमा। अरे गुड सप्लाई करूंगा तो पैसे आएंगे, तो फेमा के अकॉर्डिंग करो। रूल 8 ये बहुत जोरदार है बेटा। बगेज अनअकम्पेन्ड बैगेज का डील करता है। ध्यान से सुनो, अगर तुमने अपना बगेज 1 महीने के अंदर में मंगा लिया, तुम आ गए और 1 महीने के अंदर में मंगा लिया तो टैक्स फ्री, नहीं तो उसको इंपोर्ट मान लूँगा, टैक्स भरो, ठीक है। और मान लो तुम आने से पहले भिजवाना चाहते हो, बोला जिस दिन जा रहा है ना उससे मैक्सिमम 2 महीने पहले भिजवा सकता है, 4 महीने पहले मत भिजवा दियो, टैक्स लगा दूंगा फिर उसके ऊपर। समझ में आ रहा? तो ये वाला रूल पूछता है बेटा एग्जाम में। अनअकम्पेन्ड बैगेज विदिन 1 मंथ मंगा लिया तो नो टैक्स, और आने से पहले भिजवा रहा हो तो 2 मंथ्स बिफोर, ठीक है। रूल नंबर 9 क्रू मेंबर के लिए बेटा, इनको सिर्फ जीएफए मिलता है 1500 का। 1500? हाँ, ओनली 1500। क्यों बेटा? अगर इनको जीएफए अलाउ कर देते ना 50,000, नलायक हर एक 10 दिन पे आते हैं, इंडिया में दुकान खोल लेते पूरी अपनी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए लॉ मेकर ने क्या बोला, भैया तेरा सिर्फ कितना एग्जाम्प्ट है 1500, नहीं तो ज़्यादातर स्मगलिंग इनके थ्रू होती। अब समझ में आ रहा है आईजीएम की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी? दिखा भाई क्रू मेंबर क्या क्या लेके आ रहा है तू, इसलिए आईजीएम में सारे डिटेल जाते हैं, किसके भी, सिप के क्रू मेंबर के, सब याद आ रहा। बताओ आईजीएम की कौन कौन सी कॉपी फाइल होती थी? आईजीएम की कितनी कॉपी फाइल होती थी? कितनी? 3। हाँ, कौन कौन सी? आईजीएम की। सिप का क्रू मेंबर जो था कितने कॉपी बनाता था आईजीएम के? 3। उसका नाम क्या था? अराइवल मैनिफेस्ट, पैसेंजर के लिए अलग, गुड्स के लिए अलग, और क्रू मेंबर के लिए अलग। क्या दारी? अब लॉजिक समझ में आया क्यों बनाते थे? क्योंकि भाई अपन को पता चलना चाहिए कौन किसकी आर्टिकल लेके आ रहा है। क्लियर है? रूल नंबर 9। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने ऐसे क्वेश्चन कर रखा है, क्वेश्चन नहीं है उसका, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। देखो पर्सनल इफेक्ट 60,000 का लाया, वो तो ऐसे ही एग्जाम्प्ट है पूरा 1 लीटर वाइन लेके आया 5,000 का, वीसीआर लेके आया और माइक्रो ओवन लेके आया 30,000, सब मिला के कितने का लेके आया 56। 50,000 एग्जाम्प्ट कर दो, 6,000 के ऊपर लगा दो टैक्स। 35,000 का क्या? 35% का टैक्स और 10% का SWS। बस ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। 1 लीटर वाइन का कितना लिखा आपने? 2 लीटर। अपन वाइन ही लाते थे, मेरे सब अप्पा जाएगा तो काफी लेके आएगा। पता है सिगरेट 100 स्टिक एग्जाम्प्ट है। किसमें? सिगरेट जीएफए में 100 स्टिक, और सिगार 50 स्टिक। सिगार नहीं समझते? सर पाइप, अरे वो पाइप, हाँ हुक्का। हाँ हुक्का जिसको बोलते, नहीं हुक्का नहीं बेटा, हुक्का अलग है। सिगार वो आप मूवी का नाम बताता हूँ, हमारे वो पुराने एक्टर थे ना, हाँ वो ब्लैक कलर का नहीं होता, ऐसे करके ऊपर जाती है, पहले जमाने में जो लोग पिया हाँ करते थे, वो सब। वो सिगार वो 50 तक एग्जाम्प्ट है, सिगरेट 100 तक एग्जाम्प्ट है, तंबाकू 25 ग्राम तक एग्जाम्प्ट है, सॉरी 125 ग्राम। सर लिख रहे लो। ओ बेटा याद रखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिस दिन ये दारू सिगरेट बीड़ी बंद हो गई, याद रखना कंगाली आ जाएगी। इन्हीं की वजह से कंट्री रन कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इधर से ही आते हैं, ठीक है। और आज के दिन तो बेटा दूसरा रेवेन्यू का सोर्स बताओ क्या बन चुका है ना? ड्रग्स से भी ज़्यादा नशा हमें अलग चीज़ की लग चुकी है, इंटरनेट। वो सबसे टैक्स रेवेन्यू सेक्टर बन चुका है, वो सबसे ज़्यादा, दारू से भी ज़्यादा चलने लगे भी। क्यों? पहले बेटा जियो फ़ोन नहीं थे, अभी जियो फ़ोन है। अंकल जी बेटा वो 1500 के जियो वाले में भोजपुरी गाना बजा के गेट पे तैनात रहते एकदम। सर और क्या? वाइन 2 लीटर। हाँ, और सिगार कोई भी दारू। सिगार 50, बोलो सब काम- सिगरेट काम की- 100 स्टिक, हाँ, तंबाकू, तंबाकू लिख लिया। बस इतना ही है। 125। और हाँ कारतूस 50। अरे वो बुलेट बंदूक की बुलेट 50 बुलेट्स। तंबाकू कितना था? 25 ग्राम्स। 25 या 125। लिख क्यों रहा है सब चीज़ें? अरे काम की चीज है, मतलब फ्यूचर में सोच रहा है कि ऐसा करूँगा मैं। धंधा, बिजनेस। दारू पे ना ट्रॉली फ्री मिलती है, क्लियर? ट्रॉली का खत्म बेटा। बैग आता है ना, बैग। फ्री मिलती है? हाँ, इसको बहुत मालूम है, मैं तो देखा हुआ है, खुद बिजनेस किया था। किसको लाके बुलाओ। पप्पा वो